अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन काफ़ी हद तक ड्राई होते हुए दिखाई दिए, नेगेटिविटी प्रिवेल होती गई और 46,000 के लेवल पर फाइनली हम आ गए, यानी कि हमने 47,000 का लेवल आज के दिन लूज़ कर दिया। 500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन स्पेसिफिकली इन अ डे देखा गया। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ कॉशियस स्टैंस दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक जो होप्स है वो लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। न्यूज़ हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें हैं जो कंपाइल होकर पॉजिटिविटी प्रिवेल कर सकती हैं, लेकिन उनका आउटकम आते हुए दिखाई नहीं दे रहा। रिफाइनरी पॉलिसीज की बात करें या और भी जो न्यूज़ है, कोविड के केसेस में कमी है, ये तमाम चीज़ें मिलकर अभी तक कोई मार्केट के अंदर ट्रिगर परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिसका इम्पैक्ट हम देख नहीं पा रहे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,413.6 के लेवल पर हायर साइड पे मार्केट गई। हमने इंट्राडे हाई में देखा था और मार्केट ने अर्ली आवर्स में परफॉर्मेंस भी दी थी। 47,489.40 का लोअर वॉज 46,874.64 एज लो एज हम देख रहे हैं तकरीबन 500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। 46,903.06 पे क्लोजर रहा। 510.4 का डिक्लाइन रहा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 544.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में गेन देखे जाते हैं 7.88 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू रही 16.06 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। कल वाले ही तकरीबन स्क्रिप्ट्स दिखाई देते हैं, GGLB और WTLB। इट मींस कि यहाँ पे वही स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें डेली बेसिस में बाइंग एंड सेलिंग देखी जा रही है। GGL 0.98 का इजाफा देखा गया, 47.18 पे क्लोजर रहा। 57.96 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.06 का डिक्लाइन, 3.50 पे क्लोजर। 53.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली एसगार्ड 9 लिमिटेड 0.03 का इजाफा देखा गया। 25.85 पे क्लोजर रहा। 42.15 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। काफी हद तक एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है और हम कह सकते हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में तो तकरीबन काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर ऑल जो ब्लू चिप्स हैं काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, तो होपफुली वहां भी काम जो है वो हो सकता है। हमारे साथ ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पर डिस्कशन करने के लिए मौजूद है शहजाद चामलिया साहब। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं PSX। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, मार्केट परफॉर्मेंस कुछ ड्राई होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन भी हमने 500 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा है। स्पेसिफिक इन अ डे इट्स रियली डिफिकल्ट कि मार्केट 47,000 का लेवल क्रॉस करे। 47,000 का लेवल पहले तो क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा जिटरी है बिकॉज ऊपर जाती है जब इंडेक्स, तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। मेरा ख्याल है कुछ रिडेम्पशंस हैं इंस्टीट्यूशन की, वो आ जाती हैं। तो जो इकोनॉमी के फ्रंट पे जो कुछ चीजें हैं जो मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किए हुए हैं, उनमें एक तो डॉलर एक्सचेंज रेट आपने पिछले कुछ अरसे में देखा कि डॉलर 1.67 आज टच कर गया था। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी मेरा ख्याल है मंथली बेसिस पे हिस्टोरिकल हाई पे चला गया। 4 बिलियन का हमारा डिफरेंस आया है ट्रेड गैप में। तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजें जो हैं इससे फंडामेंटल्स इकोनॉमी के जो है उसको अभी देखा जा रहा है, अभी उसको रिव्यू कर रहा है इन्वेस्टर। और जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो अफगानिस्तान वाली जो सिचुएशन है उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फॉरेनर्स भी जो हैं वो थोड़े से साइड लाइंड है, वो भी में है कि जरा साइड पे खड़े होके देखा जाए उसको। तो मेरा ख्याल है अदरवाइज जो स्क्रिप्ट वाइज आप देखें तो फंडामेंटल्स स्क्रिप्ट्स के काफी स्ट्रांग हैं, जो सेक्टर वो स्ट्रॉन्ग है। जो इंडिविजुअल कंपनीज आप देख लें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ऑन द है। जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, पे आउट्स भी रीजनेबल हैं, तो वो सब। लेकिन दूसरी साइड पे जो वरीसम चीज है वो इकोनॉमी के कुछ फिगर्स हैं और ये वेस्टर्न साइड पे जो हमारी बॉर्डर पे जो इशू है वो है। तो ये दो चीजें आपस में बैलेंस होंगी। जब थोड़ा वक्त निकलेगा तो आपको मार्केट सही से में नजर आएगी जाते हुए। सर न्यू IPOs भी आ रहे हैं और बड़ी जबरदस्त उनकी बुक बिल्डिंग्स हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं वही कह रहा हूँ कि पोटेंशियल भी है। IPOs में हम काफी पीछे हैं, हमारे लिस्टिंग्स बहुत कम है स्टॉक एक्सचेंज में। जो पिछले 10 कम लिस्टिंग्स हुई हैं मेरे ख्याल है वो भी कैचअप हो रही हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ डेट कैपिटल नहीं, इक्विटी मार्केट से रेज किया जाए कैपिटल, तो वो इक्विटी की तरफ इंटरेस्ट जरूर है। और इसके बावजूद कि डेट इस वक्त सस्ता हुआ है उसके बावजूद IPOs आ रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो ये तो बड़ी खुशआइन बात है और ये
मेरा ख्याल है कि अभी हमारा जो डेप्थ है मार्केट के अंदर वो इसी से क्रिएट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा IPOs आए, ज़्यादा से ज़्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी लिस्ट हों। वो तो हम खैर देख ही रहे हैं, डेवलपमेंट मार्केट की वो अपनी जगह पे हो रही है और Right. जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें भी Sir, what are your recommendations to the investors who are investing in the market? देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि लोएस्ट 2 PE पे जो स्टॉक्स मिल रहे हैं और जिनकी अर्निंग्स अच्छी आई हुई हैं अभी और आगे फ्यूचर अर्निंग्स भी उसमें अच्छी नजर आ रही है, तो वो तो मेरे ख्याल है बड़ा आसान है उन स्क्रिप्ट्स को पिक करना कि जिसमें आपको अगले साल में भी आपको अर्निंग्स नजर आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं और अभी भी अच्छी हैं और वो लो मल्टीपल्स में मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं कुछ शेयर्स। तो उन शेयर्स की तरफ मेरा ख्याल है रुख किया जाए और वो अपने ब्रोकर्स से और दूसरों से एडवाइस ले सकते हैं कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, जिसमें मल्टीपल्स भी लो हैं और आगे अर्निंग्स भी अच्छी आने वाली। थैंक यू सो मच शहजाद चामरिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के ऊपर। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, एक्सपोर्ट के नंबर्स के बारे में। इतने ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट सिचुएशन मौजूद होने के बावजूद टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। Thank सर, सबसे पहले ये बताइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेटेज पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमेशा से ही रहा है और एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें तो वहाँ भी इसका वेटेज बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है? देखिए, ये जो कोविड स्टार्ट हुआ तो जाहिर है कि एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था पूरी दुनिया में, बिल्कुल। लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में टेक्सटाइल के हिसाब से, एक्सपोर्ट के हिसाब से बड़ा बेहतर रहा। वो इस तरह से कि जो हमारे मेजर 2 कंपटीटर थे, एक था चाइना और एक था बांग्लादेश। अच्छा। उन दोनों में कोविड काफ़ी ज़्यादा सिवियर आया और जो ऑर्डर्स वहाँ पर थे तो वो बायर्स ने महसूस किया कि शायद ये पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ कन्वर्ट हुए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो कोविड की पॉलिसी थी, मेरे ख्याल में हमें उसको भी बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने ओवरकम किया और अल्लाह ने अपना करम किया। आज भी हम वी आर वेरी सेफ। तो इससे हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी वो बहुत बड़ी, लेकिन इसमें जो कुछ बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, टेक्सटाइल या कॉटन हमेशा से मुल्क की मईशत की बैकबोन रही है, बिल्कुल, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इवन चाहे वो वैसे ही हो। लेकिन अगर आप पिछले 3, 4, 5 सालों में अपनी कॉटन प्रोडक्शन देखें तो वो बजाय इसके बढ़ने के वो कम होती चली गई। एग्जैक्टली सर। और एक वक्त ऐसा था कि हम और इंडिया एक लेवल पे थे कॉटन प्रोडक्शन के हिसाब से, अब शायद वो हमसे 10 टाइम्स ऊपर चले गए हैं और हम इतने नीचे आ गए। उसकी वजह सबसे बड़ी तो एक ये थी कि जो हमारा कॉटन का ग्रोइंग एरिया था और ख़ास तौर पे जो हमारा ये सराइकी बेल्ट थी, मुल्तान और आस पास, ये कॉटन ग्रोइंग के लिए बेहतरीन एरिया था और इसकी हील्ड भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन वहाँ पर काफ़ी एरिया में पहले ये बैन था, उसके बाद उन्होंने यहाँ शुगर केन जो है वो प्लांट कर दी और उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। एग्जैक्टली। फिर जो आपने प्रोडक्शन का जिक्र किया है तो मैं इस साल के नंबर्स भी बता दूं कि हमने जो टारगेट रखा था वो था 19.42%, लेकिन अभी वो हम मिस कर गए। इट मींस के प्रोडक्शन का लैक एक दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, जो मेजर्स हमें लेने चाहिए ना, वो मेजर्स हमने लिए नहीं। हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए कि सीड जो है वो हम नई लेकर के आएँ। सीड जो हमारे यहाँ चल रही है वो पुरानी चल रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं आई है। कॉटन की हील्ड हमें हर कीमत पे बढ़ानी है, बढ़नी है। हर साल, इस साल ही प्रोडक्शन कम हो रही है, हर साल प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट ने इस साल और लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने एक नई स्कीम शुरू करी टर्फ के उससे, और उन्होंने टर्फ फाइनेंसिंग करी और ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ दी स्पेशली टेक्सटाइल कितनी हेल्पफुल रही है कोविड के अंदर, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ी भरपूर हुई। और अब ये आज आप देख रही होंगी कि हमारे जो इंपोर्ट के जो बिल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि वो सारी पेमेंट से हो रही हैं और ये लॉन्ग टर्म में इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन उस सूरत के अंदर कि हमारे जो कॉटन है
वो प्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर साइड को कवर करें। अनफॉर्चुनेटली जो साइड हमें वो कवर करनी चाहिए वो अभी तक हमने नहीं करी है। मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली, मुझे सही फिगर याद नहीं है, 20% इस वक्त हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जो तकरीबन 19-20% हायर देन द लोकल प्राइसेस है। एग्जैक्टली। तो एक वक्त वो था कि हम कॉटन अपनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम कॉटन में बड़े खुद कफील भी थे, ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट सर करूँगा। आपने कहा एक वक्त था जब हम खुद कफील थे, तो आप समझते हैं कि उतनी ही कॉटन प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से हमारा काम बढ़ गया है, या हमें अब डिमांड ज़्यादा हो गई है उसकी वजह से रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की ज़्यादा है? नहीं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो कट हुई है। बहुत कट हुई है। मैं इसमें आपको बताऊँ, देखिए ना, अगर आप देखें तकरीबन हर साल जो है वो 10% 20% कम हो रही है प्रोडक्शन। जो हम 14 मिलियन बेल्स पे चले गए थे आज से 8-9 साल पहले, जहाँ हम तमाम चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं वहाँ हमें ग्रास रूट लेवल पर एग्रीकल्चर साइड पे, प्रोडक्शन साइड पे भी काम करना देखिए चाहिए। जो एक बेसिक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कॉटन की जो फील्ड्स हैं और कॉटन ग्रोइंग के जो ग्रोअर को जो पैसे मिलने चाहिए उसको वो पैसे कम मिलते हैं, लिहाजा वो अपना जो बजाय कॉटन के ही गोज टू शुगर और दूसरे उसके ऊपर, तो कॉटन प्रोडक्शन मुस्तकिल कम हो रही है। गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारी बैकबोन है इस मुल्क की, और आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने टर्फ के हिसाब से, ये 90% ये टेक्सटाइल में गया है ये सारी इन्वेस्टमेंट्स, तो उसको आपको उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम है। एग्जैक्टली सर, इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए और किसान को या फार्मर जो है उसको क्या इश्यूज हैं, इस पे बात करते हैं। अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर पे। अमनो अमान और मईशत की बेहतर सूरत हाल की बदौलत आज का पाकिस्तान कहीं बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। सनत और तजारत के शोबे में नुमाया तरक्की हो रही है, अवाम के मसाइल निस्बतन कम हुए हैं। कपड़ा साजी या फिर टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि हमारे मुल्क की एक बड़ी सनत है, ये सेक्टर कौमी मईशत की तरक्की में अहम किरदार की अदायगी के साथ साथ बेरोजगारी पर काबू पाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माशी एतबार से बिलाखिर अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी और पॉलिसियों की बदौलत ये सनत इलाके के दीगर ममालिक से मुकाबले के काबिल बनने लगी है। पाकिस्तान में आज बहुत से ममालिक में यार्न, गारमेंट्स, फैब्रिक, जुराबें, तौलिए, होजरी का सामान मसलन बेडशीट्स, डॉक्टरों और नर्सों के पहनावे, मर्द और जन के कपड़ों के अलावा पर्दे, वेटर्स और दीगर अमले के लिए मखसूस लिबास और टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के शोबे के ऑर्डर्स दुनिया भर में मुकीम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स को फराहम किए जा रहे हैं। खुशखबरी ये है कि इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत अनकरीब अगली टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान भी करने वाली है, जबकि इसके साथ साथ हुकूमत मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए छोटी सनतों और SME की हौसला अफजाई भी कर रही है, ताकि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। याद रहे कि कोई भी सनती पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुकाबलाती नरखों पर बिजली और गैस की बिलातातुल फराहमी, जदीद सनती इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती नेटवर्क, हुनरमंद तजुर्बेकार वर्कर्स, जदीद बैंकिंग, दोस्ताना टैक्स निजाम ना पाया जाता हो। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने टेक्सटाइल पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दी है, जिसके तहत टेक्सटाइल बरामदात, बिजली और गैस के टैरिफ कम करने, टेक्सटाइल सेक्टर की मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बढ़ाने और नई मंडियों तक रसाई समेत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करने की तजवीज भी पेश की गई है। कोरोना की सिचुएशन स्टार्ट होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉलिसीज़ आई हैं वैसे वैसे बिजनेस बेहतरीन तौर पे कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि आज के दिन हम एक्सपोर्ट के नंबर्स, इकोनॉमिक नंबर्स जो चेंज होते हुए देख रहे हैं, उसके पीछे ये पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक हिडन दिखाई देती हैं। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, इशूज़ के बारे में मैं चाह रही हूँ कि इस पर कोई कॉमेंट कर दें आप, कि किसान के या फार्मर के जो इशूज़ दिखाई देते हैं, कि आपने कहा कि वो शुगर केन प्लांट करा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो कॉटन की प्रोडक्शन करें, तो सर फ़ायदा उनको हो रहा होगा, वो भी अपना फ़ायदा देखेंगे, उनको जहां फ़ायदा नज़र आएगा वो वहां मुड़ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि कॉटन के लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स या कुछ ऐसी सब्सिडाइजेशन होनी चाहिए जो उनको दोबारा कॉटन की प्रोडक्शन की तरफ रुख करने में मदद दें? देखिए, मैं एक बड़ी सच्ची बात आपको कहूँ, हमको गवर्नमेंट को शुगर की जो ग्रोइंग है इसमें बड़ा नुकसान है। वजह? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो शुगर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर अक्सर सालों में सब्सिडी देती है। एग्जैक्टली। तो वो गवर्नमेंट तो अपनी जेब से उन लोगों को देती है जो बड़े बड़े हाथी हैं, और उसमें इतना, उसमें कोई पोटेंशियल नहीं मिलता, वो भी नहीं है कुछ, उसका पैसा जो है ग्रोअर को नहीं मिलता। हाँ। गवर्नमेंट की इसमें बेसिक, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, आई एम नॉट गोइंग ऑन डिटेल, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट को यहाँ एड्रेस करना चाहिए कि हमारा जो ग्रोअर है उसको हम किस तरह से बढ़ाएं। काफ़ी दुनिया में जितने, अगर आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ एग्रीकल्चर को बड़ा सब्सिडाइज किया जाता है,
बहुत सारी उनको मराहत दी जाती हैं ताकि मुल्क जो है वो हर तरह से खुद कफील हो तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर में। और पाकिस्तान जो मुल्क है वो तो है एग्रीकल्चर कंट्री, हम इसको एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, एग्रो बेस्ड कंट्री, एग्रो बेस्ड कंट्री है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फोकस हटते जा रहे हैं। मैं ही समझता हूँ हमारी जो सर एक तरफ वीट की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है और एक तरफ कॉटन के अंदर हम टारगेट्स मिस कर गए हैं, तो ये वजह क्यों है? देखिए होता यह है कि वीट की पिछले शॉर्टेज आ गई थी तो वीट हमने इंपोर्ट करी। जब एक साल में शॉर्टेज जाती है और चीज़ दाम बढ़ जाते हैं तो अगले साल ग्रोअर जो है वो ये समझता है कि अगला साल भी वैसे ही होगा जैसा पिछले साल गुजरा था। तो इसको कहते हैं भेड़ चाल, कि गवर्नमेंट की अगर ये पॉलिसी देख कितनी ग्रोइंग होनी चाहिए कॉटन में, कितना वीट होना चाहिए। अब जब ओवर प्रोडक्शन आ जाएगी तो आप खुद को ऑटोमेटिकली अब अगले साल फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जिन लोगों को नुकसानात हुए वो फिर दोबारा इसको ग्रो नहीं करेंगे। तो चीज़ें ये हैं कि अगर हम एक बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के साथ और मिनिस्ट्री जो है इसको कंट्रोल करती हुई चले, किस एरिया में कहाँ हील ज़्यादा है, कहाँ कॉटन की ग्रोइंग हो, कहाँ वीट की ग्रोइंग हो, तो ये देखिए ये हमारा मुल्क जो है ना ये शायद दुनिया के एक बेहतरीन मुल्क में से एक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग ब्लेस्ड कंट्री, वन ऑफ द ब्लेस्ड कंट्री और हर लिहाज से, राइट, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग करें अपनी एग्रीकल्चर बेस को, हम इससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी अच्छा सर बढ़ेंगी। प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप, जैसे ही हमने 2 साल से ये फिस्कल ईयर की पॉलिसीज देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज आ रही हैं, आप समझते हैं एग्रीकल्चर की भी कोई ऐसी ही पॉलिसी आना चाहिए जिसकी वजह से कुछ दूरस्थ नताइज हों? देखिए मैं ये कहूँगा शुरू का जो 1.5 साल इस गवर्नमेंट का गुजरा, डेट वाज अ वेरी वर्स्ट पीरियड, या क्योंकि उसमें हमें कोई विजन और कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन एक्चुअली चीज़ें इतनी मैसअप हुई हुई थी कि उनको कंक्लूड करना या उनको कवर अप करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें जिसके रिपरकशंस हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो 1.5 साल गुजरा है गवर्नमेंट का, जिसमें इन्होंने फिस्कल डेफिसिट भी कम किया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बड़े अच्छे हो गए, तो अब नजर ये आ रहा है कि अब वी आर गोइंग ऑन ए राइट डायरेक्शन एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले जो बेस है हमारा, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ एग्रीकल्चर पे, हमारी इंडस्ट्री भी अब बड़ा ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोगों को बड़ी जॉब मिलेंगी, बशर्त ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हों। रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा, अगर इंपोर्ट होगा तो वी माइट नॉट बी कम्पिटिटिव। मैं अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है पिछले कई सालों से पाकिस्तान से कॉटन मंगाता था, उसके बाद वो इसको कन्वर्ट करता था यान में एंड देन टू द गारमेंट्स, और उनकी जो गारमेंट की एक्सपोर्ट्स थी वो हमारे से ऑलमोस्ट डबल थी। उसके भी रीजंस हैं, और उनके पास कोई प्रोडक्शन नहीं थी जी, उनको जीएसटी मिला हुआ था, कॉटन प्रोडक्शन उनके पास नहीं थी, और हम पाकिस्तान उनको कॉटन देता था। तो हम अगर अपने महवर से या अपने बेस से हट जाएंगे, गवर्नमेंट को इसमें एसओएस लेकर के, तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर हमें नई सीड की ज़रूरत है, हम नई सीड ले लें, पेस्टिसाइड्स जो है वो हमको वो चाहिए, तो ये मतलब बिल्कुल देखिए अब इंडस्ट्री तो फोकस कर लिया, बहुत अच्छे इन्होंने क्रेडिट्स दे दिए, लोन्स दे दिए, इंडस्ट्री जो है वो लग रही है और लग जाएगी। बिल्कुल। अब अगर अपनी बैंक, अगर आप अपना बैंक मजबूत नहीं करेंगे तो यही जो है ना, ये फिर ये जो लोन्स दिए हुए हैं ये फिर आर्टिफिशियली क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आप महंगी कॉटन इंपोर्ट करेंगे, आप हम दुनिया में फिजिबल नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बेसिक इस वक्त गवर्नमेंट का काम ही है। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट को चाहिए एसएमईज की तरफ तवज्जो दें, एसएमईज की तरफ, एग्जैक्टली इट इज द बैकबोन ऑफ द पूरी कंट्री। दुनिया में अगर आप जापान की तरक्की देखें, ताइवान की तरक्की देखें, इवन चाइना की तरक्की देखें, तो वो एसएमईज की तरफ से है। एग्जैक्टली सर, इस ईयर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखी गई है और बहुत ज़बरदस्त एक वाइडन ग्रोथ देखी गई है, तो आप समझते हैं कि एसएमईज पे भी इसी तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में? देखिए पिछले 10 साल में एलएसएम जो थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एलएसएम, वो हमारी बड़ी अच्छी जा रही थी, उसमें नेगेटिव किसी साल में भी नहीं आई थी। लेकिन पिछले 1.5 साल जो मैंने आपसे कहा, 1.5 साल से पहले जो सब, वो वाहिद एक साल गुजरा है जहाँ एलएसएम माइनस में हमारी फिगर। तो इनकी इंटरकनेक्शन विद एसएमईज होते हैं या फिर, क्योंकि ये काम तो लेते हैं ना छोटे छोटे कारखानों से, छोटी छोटी सनतों से, डिपेंड करता है। जब देखिए यहाँ तक हुआ कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था आज से 2 साल पहले, यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए भी बैठे हुए थे, और 3 या 4 बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वही कह रहे थे कि हम, एक ने कहा जी हम 10% प्रोडक्शन में आ गए, एक ने कहा हम 20% प्रोडक्शन में आ गए, क्योंकि हमारे पास बायर नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने फोकस ये किया हुआ था कि किसी तरह टैक्स कलेक्शन हो जाए। टैक्स कलेक्शन जब होती है, जब बिकॉज हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, तो आप समझते हैं कि चैलेंजेस एक साथ इतना ज़्यादा गैदर कर लिया सबने? उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को भी कहा,
उस वक्त के जो FBI के चेयरमैन थे शब्बर जैदी, उनसे भी बात। देखिए जब मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलेगा ना, टैक्स खुद ब खुद कलेक्शन आपके पास बढ़ेगी। Exactly, जब चीज़ें कमाएंगे खुद तो ब- टैक्स जी, देंगे ना। खुद ब खुद चलेगी। हाँ। आज अलहमदुलिल्लाह अगर आप देखें तो आज आपके पास नए नए मैन्युफैक्चरर्स न्यू टारगेट्स हैं टैक्स के, राइट? और वो टारगेट हम अचीव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके पास कार मैन्युफैक्चरर्स 10 या 20% पे नहीं है, आज वो 100% पे, और नए मैन्युफैक्चरर्स नई जॉइंट इन्वेस्टमेंट आ एक रही है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट ये है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। दिस इज वंडरफुल जॉब दे हैव डन इन द लास्ट 1.5 ईयर। मैं समझता हूँ Okay. कि क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो निकल जाएगी। सर पावर crisis जनरेशन से। के इश्यूज थे, IMF के प्रोग्राम में थे, हमारा इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे था 13.25। बड़ा ही एक रिजिड इन्वायरमेंट था जिसके अंदर बिजनेस को फ्लरिश करना या बिजनेस को आगे लेके जाना, इट वाज क्वाइट देखिए वो डिफिकल्ट। जो जब ये गवर्नमेंट आई बोलते हैं ना कि नीड ऑफ द आवर थी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें वक्त के शायद ऐसा मुनासिब से फैसले लेने पड़ते हैं। इट वाज रॉन्ग पॉलिसी। देखिए जब गवर्नमेंट ये आई है तो उस वक्त शायद इंटरेस्ट रेट था 8% बेसिक रेट, और ये जो रजा बाकर ये बढ़ाते चले गए इंटरेस्ट रेट। हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया इनके साथ कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं माने। एवेंचुअली 1.5-2 साल बाद दे रियलाइजेस इट, देन दे रिड्यूस। कोविड आया, फिर उन्होंने रिडक्शन शुरू करी और अग्रेसिवली रिड्यूस जी, किया aggressively जैसे reduce किया। अगर उस वक्त भी वो, चूंकि ये भी ट्रायल पीरियड पे थे, ये इजिप्ट से आए थे हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक है, तो शायद इनको भी हमारी लोकल की चीज़ें इतनी नहीं मालूम थी। आप ये देखिए हमारे 2 या 3 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए, तो वो शायद जिसने government- परफॉर्म किया वही रुकेगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पॉलिसीज बड़ी फ्लेक्सिबल होंगी और सारी बिजनेस फ्रेंडली होंगी देखिए और रजा आम बाकी- पब्लिक के हक में होंगी। रजा बाकी गवर्नर स्टेट बैंक हैज डन अ गुड जॉब नाउ कि रिडक्शन करी इन्होंने इंटरेस्ट रेट में, और मैं ये उनको परस्यू करूँगा कि 1-2 साल इसको आप स्टेबल रखिएगा, इसको इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ाइएगा नहीं। अगर आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है, लानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, इकोनॉमी की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं इकोनॉमी के नंबर्स जैसे जैसे डेली बेसिस पे आ रहे हैं? हमारे पास बायलैटरल कुछ चैलेंजेस भी हो जाते हैं, हमारे कुछ इन हाउस चैलेंजेस भी हो जाते हैं, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस कैसी दिखाई दे रही है? देखिए परफॉर्मेंस द लास्ट 2 ईयर्स इज़ वेरी गुड। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे रिजर्व्स जो हम लगे। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हमारा एक्सचेंज रेट। अगर आप देखें अप्रैल से अब तक तो शायद 152 से 167 पे चला गया है डॉलर, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। देखिए इसमें कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि शायद हमारे एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इसी वजह से शायद पहले भी ये डॉलर बढ़ा है, लेकिन हमने 150 भी देखा आते हुए, 151 के अराउंड भी आया था और एक स्टेबल हो गया था वहाँ जाके। देखिए लेकिन सर्टेनली इस वक्त जो महंगाई होगी ना इस 167 के डॉलर के ऊपर, वो बड़ी ख़तरनाक है। और इस गवर्नमेंट के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है, वो प्राइसेस को कंट्रोल करना है। आप जैसे मैंने पहले कहा, आप एग्रीकल्चर को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वो आपकी लोकल डोमेस्टिक हो जाएगी। तो सर कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन का? क्योंकि अगर ग्लोबली बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में, और अगर कंट्री की बात करें लोकल मार्केट में तो 8.4% ओनली। अगर इस मंथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये मंथ काफ़ी हद तक आगे दिखाई दे रहा है। देखिए इन्फ्लेशन तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, हो जाता है, लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है वो है फूड इन्फ्लेशन। एक आम आदमी को आप क्या डिलीवर फूड उसको किस चीज़ में मिल रहा है, उसमें कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है फूड इन्फ्लेशन। उसको इनको किस तरह काबू करना है, वो किस तरह करना चाहिए। अब ऑयल प्राइसेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। अब थोड़ा सा प्राइसेस कम हुए, इनको सेक्रीफाइस करना है, IMF की पेमेंट्स भी हैं, तो वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। और मैं समझता हूँ शौकत तरीन साहब जो हैं, ये ही इज़ अ वेरी कैपेबल पर्सन। ये पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ये कमर्शियल बैंकिंग में भी रहे हैं, तो ही नोज हाउ टू IMF डू से भी इट। नेगोशिएशन की अच्छी रही है। देखिए ना, पहला अगर आप देखें, आपने IMF की नेगोशिएशन से याद दिला दिया, तो जब हमारी पहली नेगोशिएशन चल रही थी तो असद उमर और यूनुस ढाका साहब जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस थे, और बिटवीन द टॉक्स दे वर ट्रांसफर्ड, और वो चीज़ें मिटलाइज नहीं हुई। बाद में फिर ये तासुर दिया गया कि जी ये बड़े हाश थे, बड़े हाश नेगोशिएशन कर रहे थे, और वो चीज़ें मुल्क के लिए फिर नुकसानदेह हुई, क्योंकि अगर शायद हम उन लाइंस को टो करते तो हमको इतना हार्श एक्शंस जो शुरू के 1.5 साल लेने पड़े, इकोनॉमी ख़राब हुई, सर समझने में तो चीज़ें टाइम लगता है, समझना एक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आते हुए नंबर्स होते हैं तो वो अलग होते हैं, जब चीज़ें मिलती हैं और सामने आती हैं तो वो कुछ और होती हैं, और फिर जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ और हो गई नहीं, होती है। ये पॉलिटिशियंस के लिए तो ठीक कह रही हैं आप। हाउ अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स?
ये तो बैठे वही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी इज़ देयर मैनी ईयर्स, वो चेंज होते रहते हैं मिनिस्ट्रीज, लेकिन उनको तो पूरी एक्सपर्टीज़ उनकी यही होती है ना। एक्चुअली थोड़ी सी फिर जब ये पॉलिटिशियंस वो इन्फ्लुएंस करते होंगे कि ऐसा करना है या ऐसा करना है, तो उसमें फिर चैलेंजेस आते हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसकी वजह से बढ़े। लेकिन आई अगेन कांग्रेचुलेट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो 1.5 साल में इन्होंने रिकवरी की है, विच इज रियली रिमार्केबल इन ऑल सेक्टर्स। राइट 1.5 साल में रिकवरी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। अगर हम बात करें बाकी के जो ईयर्स रह गए हैं और उसके अंदर इतनी ही रिमार्केबल एक परफॉर्मेंस अगर रहती है, तो आप जीडीपी ग्रोथ और ख़ासकर इकोनॉमिक नंबर्स कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अब जैसे जिक्र किया कि एसएमईज़ की तरफ तवज्जो दें, जो सेक्टर्स हमारे निगलेक्टेड सेक्टर्स हैं ना, अब उनकी तरफ तवज्जो देनी है, वो दें। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने अपना इंटरेस्ट लेके जो हाउसिंग स्कीम शुरू कर रखी है, विच इज़ अगेन गुड, क्योंकि एक हाउसिंग स्कीम से जब चलती है तो उसके साथ उसके लाइट इंडस्ट्रीज सारी चलती हैं। और मैं ख़ास तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन 30 बिलियन टच कर गई, 29 पॉइंट समथिंग, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। अच्छा, और उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक तो अंडर इनवॉइसिंग को गवर्नमेंट ने कब किया, प्लस गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियस मेजर्स लिए टू कब द स्मगलिंग। जो बॉर्डर्स थे, बॉर्डर्स चेक किए। जब स्मगलिंग बंद हुई और अंडरवेसिंग बंद हुई, तो जो डॉलर हमारे पास ओपन मार्केट में आगे पीछे होते थे, वो ऑफिशियल रेमिटेंसेस आना शुरू हो गए। कहाँ ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, आप समझते हैं कहाँ ज़्यादा लूप होल्स थे जिसकी वजह से अब काफ़ी हद तक कर्व किया है? तेल ईरान से बड़ा खुल के आता था, अफगानिस्तान के बहुत सारे इश्यूज थे। अब जबकि बॉर्डर्स भी ओपन हो गए हैं कुछ, और बॉर्डर्स, अब स्मगलिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल किया, और उसी वजह से आपकी रेमिटेंसेज जो है बढ़ी। सिर्फ रेमिटेंसेज नहीं बढ़ी हैं, इससे ये हुआ कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्री थी, मैं बड़ी खुल के आपको बताता हूँ कि आप मार्केट जाएं और आप इम्पोर्टेड जैकेट्स की और शर्ट्स की ऑर्डर दे दें उनके बारे में ब्रांडेड, वो आपको 2, 4, 8, 10 दिन में बाहर से मंगा के दे दिया करते थे। डेट वर ऑल स्मगल्ड। अब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। अब द पीपल प्रेफर टू हैव द लोकल वंस। इससे इंडस्ट्री भी चल गई है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो इस बेस पे चल रही है कि अब डिमांड क्रिएट हो गई है। पहले वही चीज़ जो स्मगल होकर के आती थी, ना उन पर कोई ड्यूटी होती थी, ना कोई और चीज़ होती थी, तो वो मार्केट में सस्ती मिलती थी, फिर आदमी उसी ऑप्शन पे जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट का अच्छा अचीवमेंट है कि इन्होंने स्मगलिंग को काफ़ी कंट्रोल किया। राइट। एंड एफबीआर कलेक्शन की जो आप बात कर रहे थे टारगेट्स की, अभी काफ़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखे जाएं तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सर अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस रही तो ईयरली जो टारगेट्स रखे गए हैं 5.8 ट्रिलियन, तो वो हम अचीव कर लेंगे? मेरा समझता हूँ डेफिनेटली अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रैक एंड ट्रेस टारगेट्स भी देख रहे हैं वो। क्योंकि हमारी देखिए ना, जो बेसिक आपका जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है वो है इम्पोर्ट्स के ऊपर और ऑयल की इम्पोर्ट्स के ऊपर। तो अब आपकी लीगल इंपोर्ट जो है वो रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर आप पिछले 2 साल में चले हैं तो आपकी इंपोर्ट भी बहुत कम हो गई थी। आप क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा ये था, जो मैंने आपसे कहा पॉलिसीज़ गलत थी, कि हम इंपोर्ट को कर्ब कर दें ताकि हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो जाए। तो उससे इंपोर्ट तो कम हो गई, लेकिन आपके वो जो टारगेट है बीआर के थे, टैक्स कलेक्शंस के थे, बगैर टैक्स कलेक्शन के कैसे चलेगा? तो बेहतर इकोनॉमी चल रही है, आज इंपोर्ट लीगल हो रही है क्योंकि स्मगलिंग कम हो गई है। तो जब लीगल इंपोर्ट हो रही है तो टैक्स कलेक्शन आपकी ज़्यादा हो रही है। तो दीज आर द मेजर्स विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, एंड आई एम वेरी श्योर कि आइंदा आने वाले वक्त में जो हमारे एक्सपोर्ट जो उसके टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं वो इस महीने भी पूरे हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बल्कि टारगेट से अबव हुए हैं। अच्छा सर, आपने डॉलर का थोड़ा सा मैं मिस कर गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं दोबारा आपसे कमेंट लूँ। डॉलर फ्री फ्लोट होने की वजह से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कहा स्मगलिंग बंद हो गई, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन डॉलर की जो एक डेली बेसिस पे एप्रिसिएशन है वो काफ़ी अलार्मिंग है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कोई कंक्लूजन होना चाहिए। डॉलर का सिलसिला है ना, ये ओपन मार्केट में अब ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। इस वक्त पोजिशन ये है, जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हमारी जो टर्फ की पेमेंट्स थी, जो मशीनरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, उनकी सारी पेमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, ड्यू हो रही हैं, और वो पेमेंट्स जा रही हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, इंशाल्लाह अगले 2, 4, 6 महीने में ये इसमें भी आप देखिएगा स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिस तरह पहले आई। पहले भी शायद 162-163 पे जाके 150 तक आ गया था। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हमें डॉलर को, गवर्नमेंट को ये भी कंट्रोल करना चाहिए, और हो जाएगा। इससे हमारी महंगाई भी कम हो जाएगी। राइट, मैं ऑयल के बारे में पूछूंगी, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,13,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 97,400 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 1,815.28 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 68.59 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 72.94 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 196.50, सेलिंग वाज 198.50, यूके पाउंड बाइंग रही 229.50, सेलिंग वाज 231.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 167.50, सेलिंग वाज 168.50। यहाँ पे काफ़ी हद तक एप्रिसिएशन फिर भी बढ़ती हुई आज के दिन दिखाई दे रही है। चाइनीज़ यान बाइंग रही 23.60, सेलिंग वाज 23.75, Saudi Riyal buying at 44.30, selling was 44.90, UAE Dirham buying at 45.40, selling was 46 rupees, Kuwaiti Dinar buying rahi 481.75, selling was 484.30, and lastly Omani Riyal buying rahi 392.70, selling was 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। एप्रिसिएशन अगेन डॉलर के अंदर दिखाई दे रही है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिद तवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का कितना इम्पैक्ट आएगा हमारी लोकल इन्फ्लेशन पे? देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। ऑयल प्राइस इस तरह बढ़ते हैं क्योंकि फिर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बढ़ता है, हमारा डेफिसिट भी इसमें बढ़ जाता है। लेकिन ऑयल प्राइसेस में बड़ी इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आप समझते हैं क्या ट्रेड डेफिसिट भी इससे वाइडन होता हुआ दिखाई देगा? अगर हम महंगे दामों में ऑयल खरीदेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेड भी वाइडन होगा, ट्रेड डेफिसिट भी वाइडन होगा, हमें ज़्यादा पेमेंटें करनी होंगी। लेकिन ये भी चीज़ें लंबी नहीं चलेंगी। मैं यहाँ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी ऐड करना चाहूँगा कि इस रीजन में एक बड़ा चेंज आया है अफगानिस्तान के हवाले से। राइट। और तो सर कैसे देखते हैं ये बायलैटरल रिलेशन, इस चेंज को? एग्जैक्टली ये बात देखिए, ये इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन लास्ट 20 years फॉर पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट अफगानिस्तान। एक ज़माना ऐसा था कि सुई से जहाज़ तक तमाम चीज़ें पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाया करती थी। बिल्कुल। अब वही रीजन दोबारा आ रहा है, जो पॉलिसी हम समझते हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं। तो क्या बिजनेसमैन बड़े ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं कि अफगानिस्तान से जब ट्रेड स्टार्ट हो जाए? जी बिल्कुल होगा। देखिए इसमें अफगानिस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, क्योंकि फ्रेड इज़ ज़ीरो। आदमी अफगानिस्तान से यहाँ आते हैं और वो बॉर्डर्स मीट करते हैं, वो पैसे देते हैं, ख़रीद के ले जाते हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ पर गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम ये किया, फेंसिंग की हुई है पूरा हमारा जो बॉर्डर है वो कवर्ड है। तो अब वो पुरानी वाली सिचुएशन नहीं रही कि स्मगल जो है वो खुलेआम होती रहे, इस तरह हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करे और ऑफिशियल बिजनेस बढ़ाए तो और बढ़ेगा, क्योंकि इन लास्ट 20 years में इंडियन इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा था, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, और मुख्तलिफ पॉलिटिकली साइड से ज़्यादा हम कह सकते हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत था, चीज़ों को ख़राब करने के लिए। हमारा जो है ना, ये दिस इज़ वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलके, और इस वक्त उनकी ज़रूरियात है क्योंकि इकनॉमिकली उनको हमारी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करें। और पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किस टाइप की मार्केट आप दोबारा एक अप्रोच होती हुई पाकिस्तान की साइड से देख रहे हैं? किस टाइप की चीज़ें वहाँ रिक्वायर्ड होंगी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए उनको टेक्सटाइल तो शायद बहुत ज़्यादा ना चाहिए क्योंकि वो उसमें नहीं है, लेकिन दे नीड ईच एंड एवरीथिंग, पेपर, स्टील, कंस्ट्रक्शन के लिए तमाम चीज़ें दे नीड, और दे विल 100% प्रेफर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कुड बी द चीपेस्ट वन, क्योंकि इसमें फ्रेट एलिमेंट नहीं है। देखिए इस वक्त का हाल ये है कि आपको जो कंटेनर्स हैं फ्रेट के लिए, शायद आपने किसी प्रोग्राम में कुछ डिस्कस किया हो, आई डोंट नो, कि वो दे आर नॉट अवेलेबल। जो अक्सर जगह पर जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स है वो कम है और फ्रेट की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई। एग्जैक्टली सर, ये हम डेली बेसिस पे बता रहे हैं कि फ्रेट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत मुश्किल हो गया है। जो कंटेनर पहले आपको 600 या 800 डॉलर पे मिलता था चाइना से, आज वो 4000 डॉलर पे मिलता है। क्यों? कंटेनर नॉट फ्री, जो कंजेशन चल रहा है मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर, तो वो कंटेनर वहाँ जैम हुए हैं, कंटेनर्स फ्री नहीं हो रहे, तो लिहाजा जो कंटेनर मिलते हैं वो बड़े महंगे मिलते हैं ऑन देयर ओन कॉस्ट। तो ये चीज़, और जब हम अफगानिस्तान से काम करेंगे तो हमको ये सारे इश्यूज जो हैं वो नहीं आएंगे, और ये अफगानिस्तान के लिए भी विन विन पोजीशन है और पाकिस्तान के लिए भी विन विन पोजीशन है। बाय रोड हमारी एक ट्रैवलिंग ट्रेड बहुत आसानी से हो जाएगी। सिर्फ अफगानिस्तान, ऑल सेंट्रल एशिया, ये हमें थ्रू सीपैक, यस थ्रू सीपैक, ये पूरा हमको सर सीपैक की बात हो रही है तो मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीपैक, वो कैसे देख रहे हैं?
डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड जी, कोई अच्छा, शुरुआत हो गई है। बात ही नहीं, शुरुआत हो गई है। और अगर आपने देखा हो, अगर आप नॉर्थन एरिया गई हो इन दिनों के अंदर, जो इन्होंने रोड्स डेवलप किए हैं गोइंग टूवर्ड्स गिलगित, इस्लामाबाद से गिलगित, ऐसा रोड मैंने इस शहर में तो नहीं देखा, कराची शहर में। खूबसूरत टनल्स, 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर्स की टनल बिटवीन द माउंटेन्स। जितना आप उन्हें इजी एक्सेस देंगे, जितना आप उनको एक एनवायरनमेंट फराहम करेंगे, तो ट्रेडिंग उतनी ही इजी हो जाएगी। बहुत बहुत ईजी हो गए, सारे रोड्स डेवलप हो चुके हैं वो अब उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बड़ा है। सुकून रहता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो और रोड आपको अच्छी मिले तो। एज गुड एज यू आर इन यूरोप, ऐसे इतने अच्छे रोड है वो, और सिक्योरिटी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, दैट विल हेल्प अस नॉट ओनली टू अफगानिस्तान बट टू चाइना एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सर, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जब इकोनॉमिक पॉलिसीज ज़बरदस्त जा रही हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेसेस दिए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, अब फ्यूचर कहाँ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का? देखिए, मेरी या हमारी बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिश तो ये है कि तमाम पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ये मिलके बैठें 10-20 ईयर्स 25 ईयर्स। सर, मिलके बैठे हैं, अभी तो पीडीएम और ये सब दिखाई दे रहा है। मतलब पॉलिटिकली लड़ते रहे, इकोनॉमिकली ना पॉलिसी जो है ना 25 ईयर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी दें मिलके, कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए, ये डेट विल नॉट बी चेंज। आप देखिएगा डेट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हर एक को मालूम होगा लॉन्ग टर्म्स के अंदर कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नोबडी इज़ गोइंग टू टच अस। दिस इज़ द रीज़न हम एफडीआई ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो आप समझते हैं अब जो पॉलिसीज़ चल रही हैं इसके लिए, खासकर पॉलिसीज़ 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए आ रही हैं, तो ये पॉलिसीज़ कितनी हेल्पफुल होंगी एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी हमारी ज़रूरत है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे ख्याल एक हफ्ते पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि नैब की वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, और जो ऑयल के हमने गैस हम नहीं खरीद सके इन टाइम, उसकी बड़ी वजह ये थी। अगर आप एक प्रॉपर प्लान, देखिए दुनिया में हर जगह अकाउंटेबिलिटी होती है और होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वे रखें, ना कोई गलत काम करेगा तो उसको डर भी नहीं होगा, खौफ भी नहीं होगा। सर, अकाउंटेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से पूछती चलूँ कि जब कोविड की सिचुएशन आई तो जो एक कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, एमनेस्टी दी गई बिल्डर्स को और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को, वो कितनी हेल्पफुल साबित हुई? इसी टाइप की कोई अगर एमनेस्टी दे दी जाए जिससे बिजनेस काफ़ी हद तक बढ़ सकें? मैंने पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी कहा कि आप अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप तमाम इंडस्ट्रीज को ये दे दें कि आप जो भी मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करेंगे, वी विल नॉट आस्क यू कि पैसे कहाँ से आए, आप लाइन मुल्क में ला रहे हैं ना पैसा, आप मशीनरी की मदद में ले आएँ, उनको टैक्स फ्री कर दें। साल 2 साल में वो इंडस्ट्री जो है जब वो प्रोडक्शन में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको एक्साइज ही मिलना शुरू हो जाएगा, सेल टैक्स ही मिलना शुरू हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो कहीं की कहीं चली जाएगी। लेकिन वो IMF का प्रेशर, जिस तरह आपने उसको कहा, IMF के बड़े प्रेशर है। ये कंस्ट्रक्शन का जो इन्होंने पैकेज दिया है, ये भी IMF के साथ बड़ा झगड़ के, और चूँकि प्राइम मिनिस्टर पर्सनली इसके लिए स्टैंड लिया था तो इस वजह से ये आपको ये पैकेज मिला। और अभी भी इसमें भी बहुत सारे लकून हैं, लेकिन इसका वेरी अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है कि जो इस शहर कराची के लिए वो पैकेज जिस तरह अमल होना चाहिए था, इस वक्त कराची में उसका अमल उस तरह से नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लोकल ब्यूरोक्रेसी के वो मुख्तलिफ परमिशन नहीं दे रहे हैं। SBCA एंड ऑल, इट्स अ बिग डिबेट। थैंक यू सो मच। खालिद तवाब साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने देखा आज के प्रोग्राम में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल पॉलिसी, इकोनॉमिक नंबर्स, एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, ये तमाम चीज़ें डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।